तो सोचिए, आपने एक एजेंटिक एआई सिस्टम बना लिया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो, उस पर भरोसा और भी बढ़ जाए। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे मॉडल फाइन ट्यूनिंग आपके एआई एजेंट्स की काबिलियत को एक तरह से सुपरचार्ज कर सकती है, मतलब कि उसे अगले लेवल पर ले जा सकती है। हो सकता है आपके पास एक बहुत ही पावरफुल एआई एजेंट हो, पर सवाल यह है कि क्या वो वाकई अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पा रहा है। देखिए, अक्सर ये सिस्टम्स हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते। तो चलिए आज हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये एजेंटिक सिस्टम आखिर है क्या? इसे एक ऐसे खास एआई की तरह समझिए जिसे मुश्किल मल्टी स्टेप कामों को खुद से करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एक बहुत बड़े भाषा मॉडल के जनरल नॉलेज को आपके खास डोमेन के टूल्स के साथ मिला देता है, और बस इसी वजह से ये उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाता है जहां पर नॉर्मल ऑटोमेशन फेल हो जाता है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है। बिना किसी गहरी डोमेन स्पेसिफिक जानकारी के ये एआई एजेंट्स अक्सर अपने टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं कि इसकी कुछ बड़ी कमियां क्या हैं। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टोकन का सही से इस्तेमाल ना हो पाना। होता क्या है कि एजेंट को सेटअप करने में ही इतने ज्यादा टोकन लग जाते हैं कि जो असली काम है, जो असल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए टोकन कम बचते हैं। इससे एजेंट का फोकस आप कह सकते हैं कि मेन काम से हट जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है कॉस्ट यानी लागत। हर बार जब एजेंट कोई काम करता है तो वही सेटअप वाले टोकन बार बार एम्बेड होते हैं। इससे कंप्यूटेशनल लोड बढ़ता है और जाहिर है कॉस्ट भी काफी ज्यादा हो जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी प्रॉब्लम पर, एरर प्रोपगेशन। क्योंकि ये एजेंट मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अगर शुरुआत में ही एक गलत फैसला हो गया तो आगे के सारे फैसले भी गलत हो सकते हैं। इससे न सिर्फ टास्क फेल होता है, बल्कि एजेंट एक ही गलती को बार बार दोहराने वाले एक फीडबैक लूप में भी फंस सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी मुश्किलों से निपटा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इन कमियों को दूर करने का एक बहुत ही असरदार तरीका हमारे पास है, और यहीं पर एंट्री होती है फाइन ट्यूनिंग की। ये बेसिकली एलएलएम और टूल किट के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाने की स्ट्रैटेजी है। इससे होता यह है कि मॉडल को खास डोमेन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों के साथ अलाइन किया जा सकता है। अच्छा, तो हम डेटा कलेक्शन को अप्रोच कैसे करें? चलिए इस पूरी बातचीत को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले हम बात करेंगे टूल स्पेसिफिक डेटा के बारे में, और फिर हम बात करेंगे जनरल लॉजिक और डिसीजन मेकिंग की क्षमताओं के बारे में। मॉडल को यह समझाने के लिए कि टूल का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, हमें 3 मेन सवालों पर फोकस करना होगा। पहला, उसे कब इस्तेमाल करना है, मतलब सही कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा, उसे कैसे कॉल करना है, यानी सही पैरामीटर्स क्या हैं। और आखिर में, उसके आउटपुट से क्या उम्मीद रखनी है और फिर उस आउटपुट का करना क्या है। यहाँ हमें मॉडल को काम की बारीकियां सिखानी होती हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सर्च टूल्स हैं, तो हमें उदाहरण देकर समझाना होगा कि भाई कौन सा कब यूज करना है। और सबसे जरूरी, हमें असामान्य स्थितियों पर, जिन्हें एज केसेस कहते हैं, उन पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि मॉडल हर तरह के हालात के लिए तैयार रहे। एक बहुत जरूरी बात राइट टूल्स के बारे में है। ये वो टूल्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, इसीलिए इनके लिए गाइडलाइंस देते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आप चलते हैं अगले कदम पर। टूल का इस्तेमाल तो सीख लिया, अब हमें एजेंट की सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाना है। और ये मॉडल को आपकी कंपनी की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने का एक शानदार मौका है। इसके लिए कई तरीके हैं। हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। केस स्टडीज के जरिए ये दिखा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फैसले कैसे लिए जाते हैं। और सबसे जरूरी, हम एजेंट के पिछले परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ सफलताओं से ही नहीं, बल्कि नाकामियों से भी सीखना है। जो सक्सेसफुल ट्रेसेस हैं, वो इस बात को पक्का करते हैं कि क्या सही काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अनसक्सेसफुल ट्रेसेस हैं, वो ये समझने में मदद करते हैं कि कोई फैसला गलत क्यों था और उसकी जगह पर बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता था। तो बात सीधी सी है कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, हमें उस डेटा पर डिटेल्ड एनोटेशंस भी देने होंगे। मतलब कि समझाना होगा कि क्या और क्यों हुआ। रिएक्ट जैसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करने से मॉडल इस फीडबैक को आसानी से समझ पाता है और ज्यादा असरदार और भरोसेमंद बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी लक्ष्य क्या है? देखिए, ये सिर्फ सिस्टम को सुधारना नहीं है, बल्कि एजेंट को एक नए नवेले सॉल्यूशन से एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर में बदलना है।
ये तुलना पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। एक एजेंट जो शुरू में एक्सपेरिमेंटल और खर्चीला लगता है, वही एजेंट फाइन ट्यूनिंग के बाद आपके खास चैलेंजेस के लिए एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और पूरी तरह से भरोसेमंद बन जाता है। तो याद रखिए, फाइन ट्यूनिंग का असली मकसद सिर्फ कॉस्ट कम करना या सिस्टम को तेज बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा पार्टनर तैयार करना जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके। ये आपके एजेंट को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि आपकी टीम का एक अहम हिस्सा बना देता है।